हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएमएस सेकंड फॉफ के अंदर रोग निदान पेपर 2 की। और इसके अंदर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड ऑफ छर्दे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम था सूल वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं छर्दी के बारे में, जिसको हम मॉडर्न में वोमिटिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक, देखो पहले मैं क्या करता हूँ, जो भी कोई रोग होता है, जैसे हमारे आयुर्वेद पेपर 2 में मोस्टली 60 डिजीज़ के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इन 60 डिजीज़ के बारे में हर एक डिजीज़ का पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बताता हूँ, इंट्रो बताता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने सूल के अंदर भी आपको थोड़ा सा इंट्रो बताया था, इसी तरह से यहाँ पर छर्दी के बारे में थोड़ा इंट्रो में बताता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो एक चीज़ आती है कि जो छर्दी होता है, वमन होता है। मोस्टली हम आयुर्वेद में क्या समझते हैं, ये जो छर्दी और वमन एक होता है, पर लेकिन ऐसा नहीं होता, इनमें डिफरेंस होता है। छर्दी क्या होता है, ये एक व्याधि का लक्षण होता है। मतलब जब भी कोई डिजीज होती है उसकी वजह से आपको वोमिटिंग या छर्दी देखने को मिल सकती है। लेकिन वमन क्या होता है, ये चिकित्सा का उपकर्म होता है। मतलब जैसे हम कफ को शांत करने के लिए, जैसे कफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे शांत करने के लिए हम यहाँ पर वमन कराते हैं। मतलब ये एक ये एक मेडिसिनल पर्पज़ के लिए हम यहाँ पर कराते हैं, यानी थेरापेटिक पर्पज़ से हम वमन कराते हैं। जबकि छर्दी एक व्याधि का लक्षण है। ठीक है, आपने अपने पंचकर्म के अंदर भी पढ़ा होगा वमन विरेचन। तो ये क्या है, एक थेरापेटिक, इसका थेरापेटिक्स पर्पस होता है। ठीक है, जैसे हम वमन आदि औषध से कराते हैं, जैसे कि मदन फल हो गया, तो इससे हम क्या करा रहे हैं, वमन कराते हैं। यानी ये हम कराते हैं और ये किसी व्याधि की वजह से होती है छर्दी। ठीक है, फिर हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जिस रोग में वमन प्रमुख लक्षण हो। ठीक है, मतलब ऐसी कोई डिजीज जिसमें कह रहे हैं वमन प्रमुख लक्षण हो। वमन मतलब वो बार बार यानी वही हो रहा हो। ठीक है, और ये भी आपको जानना चाहिए, मतलब तुम जानते हो, तो ये क्वेश्चन मार्क लगाते हो, मतलब आपसे क्वेश्चन है कि तुम जानते हो। देखो अनेक जो व्याधि होती है, अनेक रोग का लक्षण भी होती है, खुद एक व्याधि भी होती है, व्याधि के उपदर भी होते हैं। देखो अलग अलग आचार्य होते हैं तो उनका अलग अलग मानना होता है। जैसे कुछ मानते हैं कि जो छर्दी होती है वो अनेक रोग के लक्षण होते हैं। मतलब कोई रोग है, कोई डिजीज है, उसकी वजह से आपको छर्दी देखने को मिल सकती है। या छर्दी को कुछ आचार्य अपने एक डिजीज भी मानते हैं, व्याधि के रूप में भी मानते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं कुछ आचार्य व्याधि को उपद्रव की वजह से छर्दी होती है, तो ये भी मानते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम मॉडर्न में इसको एमिसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, एमिसिस। तो इसका इंजेक्शन भी आप देख लोगे, एम सेट करके आता होगा उल्टी का। जब भी आपको उल्टी होती है तो एम सेट का इंजेक्शन आपको दिया जाता है। तो अब ये मॉडर्न में 3 कारण बताए गए। पहला है मस्तिष्क के वामक केंद्र उत्तेजना। ठीक है, मतलब मस्तिष्क का जो वामक केंद्र होता है। ठीक है, जैसे कि अब इसमें क्या होता है कि भय की वजह से या घृणा की वजह से, ठीक है, या फिर इन पर शोध कह रहा है कि या फिर जो हमारा इंट्राक्रैनियल प्रेशर है, आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर, इस पे प्रेशर पड़ने की वजह से भी हमारी क्या हो सकती है, मस्तिष्क में वहाँ पे उल्टी हो सकती है। ठीक है, अगर आप वोमिटिंग का सेंटर देखोगे तो वो हमारा मस्तिष्क के अंदर ही है, बीच में। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा आता है प्रत्य आवर्तन क्रिया। प्रत्य आवर्तन क्रिया के अंदर क्या आता है हमारा, मतलब एक रिफ्लैक्स जन्य, मतलब रिफ्लैक्स की वजह से हो सकती है। ठीक है, मतलब कभी कभी रिफ्लैक्स होता है उल्टी का ऐसा। देन इसके बाद है विषम छर्दी। ठीक, तो विषम छर्दी मतलब कह रहा है कि जो विष प्रभावित द्रव्य की वजह से हो। ठीक है, तो विष प्रभावित द्रव्य की वजह से होती है, वो होती है हमारी विषम छर्दी। ठीक है, तो ये याद रखना कि हम क्या बता रहे थे कि मॉडर्न में मतलब इसको एमएसएस के नाम से जानते हैं और इसके 3 कारण बताए गए हैं। पहला जो बताया गया है वो मस्तिष्क के वामक केंद्र उत्तेजना, मतलब मस्तिष्क का जो वामक केंद्र उससे उज्जन होने की वजह से। देखो जो भी मतलब जो वोमिटिंग होती है ना, कहीं नहीं मेडुला ऑब्लंगेटा उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, देन उसके बाद प्रत्यावर्तन और विषम छर्दी, इसको एमपीवी, तो MVP मान सकते हो, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर होता है ना। एम से मस्तिष्क के वामक केंद्र, वी से विषम छर्दी, पी से प्रत्यावर्तन क्रिया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने थोड़ा रिलेट कर दिया, जो कुछ बेसिक्स में बातें हुई थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देन फिर यहाँ पर बताया गया है जो छर्दी होती है वो 5 प्रकार की होती है। वातज छर्दी, पित्तज छर्दी, कफज छर्दी, त्रिदोषज छर्दी और आगंतुक छर्दी। आगंतुक छर्दी क्या उसको बोलते हैं, दुष्ट अर्थ संयोगज। देखो ये सब छर्दी तो आपको समझ में आ रही होगी, वात की वजह से, पित्त की वजह से, कफ की वजह से और त्रिदोष, तीनों दोष की वजह से। आगंतुक में क्या आता है, इसको हम बोलते हैं दुष्ट अर्थ संयोगज। देखो कभी कभी क्या आते हैं, जैसे मान लो आप खाना खा रहे हो, आपके खाने में मक्खी आ गई या बाल आ गई, तो वो आपने खा लिया, तो उसमें क्या होगी, आपको उल्टी होगी एक तरीके से। ठीक है ना, बोलते हैं अरे ये इतना गंदा खाना खा लिया, अरे ये इसमें मक्खी आ गई थी, अरे इसमें गिंडार थी। मतलब अगर ऐसा आप देख लेते हो और खाना खाते हो तो उसमें भी क्या होती है, आपको उल्टी हो जाती है। तो वो आगंतुक या दुष्ट अर्थ संयोगज की वजह से।
ठीक है। फिर यहाँ पर बताए गए असाध्य छर्दी के लक्षण। देखो असाध्य छर्दी के लक्षण बताए गए हैं। देखो यहाँ पर मतलब छर्दी के लक्षण को देख के आप बता सकते हो कि कौन सी जो छर्दी है वो साध्य है, कौन सी असाध्य है, ठीक है। अगर जो असाध्य लक्षण कब देखने को मिलेंगे, यदि जो छर्दी के उपद्रव होते हैं वो देखने को मिल जाए सारे, तो हम कह सकते हैं वो असाध्य है। या फिर जो उल्टी कर रहे हो उसमें से स्मेल आ रही हो, बास आ रही हो, बार बार आ रही हो, ठीक है, उल्टी, और बहुत ज़्यादा वेग से आ रही हो, ठीक है, कहते हैं ना, तो हम कह सकते हैं कि जो वो छर्दी कैसे हो जाएगी, असाध्य हो जाएगी। भाई सिंपल सी बात है। और किसी व्यक्ति को आपने उल्टी करते देखा होगा या आपने उल्टी करी होगी, तो वो क्या होता है कि अगर उसमें बहुत ज़्यादा पानी सा आने लगे, सड़न गलन सी महक आने लगे, खून आने लगे, ठीक है, और बहुत सारे उपद्रव आने लगे, जो छर्दी के उपद्रव वो देखने को मिल जाए, ठीक, और खून की बूंद चंद्रिका के समान दिखने लग जाए, तो वो सारे कैसे देखने का आप कह सकते हैं कि वो छर्दी कैसी हो जाएगी, असाध्य हो जाएगी। और इनके अलावा अगर ऐसे लक्षण नहीं आते तो वो साध्य होती है। जैसे अति छीन हो जाए, वेग बहुत तेजी से आए, सारे उपद्रव आने लग जाए, छर्दी में रक्त आने लगे, पीऊ आने लगे, ठीक है, वही सड़े गले की स्मेल, खून और चंद्रिका रक्त के समान जो होती है, ठीक है। अब ये थोड़ी बेसिक सी बातें थी, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। देखो अभी हमने यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 ऑफ रोग निदान पेपर 2 को स्टार्ट किया है। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 4 सूल को कंप्लीट कर चुके थे। अभी हमने पेपर 2 में छर्दी स्टार्ट किया है। छर्दी को हम वोमिटिंग से रिलेट करते हैं। तो हमने यहाँ पर बताया कि छर्दी क्या होती है। देखो जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट होता है स्टोमच का, वो मुंह के थ्रू बाहर आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, छर्दी कहते हैं, ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन उसमें छर्दी और वमन में डिफरेंस बताया। छर्दी किसी व्याधि का लक्षण होता है, वमन हम जानबूझकर कराते हैं, ठीक है, एक मतलब थेरेपेटिक पर्पस के लिए। देन उसके बाद छर्दी एक रोग, किसी रोग का लक्षण हो सकता है, कोई व्याधि हो सकती है या किसी व्याधि के उपद्रव हो सकते हैं, ठीक। मॉडर्न में इसको हम छर्दी को एमएसएस से रिलेट करते हैं। इसमें मस्तिष्क के वामक केंद्र की वजह से उत्तेजित होने की वजह से, मतलब वही इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो, या फिर प्रत्यावर्तन क्रिया की वजह से, ठीक, तो मतलब रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से। विषम छर्दी यानी कि किसी विषम प्रभाव द्रव्य की वजह से। फिर हमने देखा 5 प्रकार की होती है, वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज और आगंतुज। आगंतुज को हम बोलते हैं दुष्ट अर्थ संयोगज। मतलब वही है कि अगर आपका दुष्ट अर्थ से सहयोग हो जाए, जैसे कि किसी मक्खी, गिंडार, बाल या फिर खराब जो भी अगर लग जाए ऐसी चीज़ और आप उससे सेवन करते हो तो उससे भी उल्टी हो सकती है। और असाध्य रोग के मैंने लक्षण बता दिए कि जिस भी वोमिटिंग में, जिस भी छर्दी के अंदर आपको रक्त देखने को मिल जाए, बहुत तेज उल्टी तेज देखने को मिल जाए, और उस उल्टी के अंदर बहुत ज़्यादा चंद्रिका खून के समान देखने को मिल जाए, बहुत पतली देखने को मिल जाए, तो वो असाध्य होती है। इसके अलावा सब साध्य होती है। फिर हम परिभाषा की बात करते हैं, तो मुख को आच्छादित करते हुए तथा अंगों को पीड़ित करते हुए। तो याद रखना, अंगों को पीड़ित करते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। दोषों का बहिर्मार्गन होने का कारण इसे छर्दी इसे कहते हैं। देखो यानी कि जो भी आपका स्टमक में जो भी कंटेंट था, अब ये जो अमाशय के अंदर जो भी कंटेंट था वो सारा मुख के थ्रू बाहर आ रहा है, ठीक है। मुख को आच्छादित करते हुए अंगों को पीड़ित करो। देखो ये अमाशय के कंटेंट मुख के थ्रू बाहर आ रहा है, उसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट वर्ड है, अंगों को पीड़ित कर रहा है, मतलब उसकी वजह से बॉडी में पेन भी आपको यहाँ पर हो रहा है अंगों को, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या बताया गया, दोषों का बहिर्गमन। अब दोषों का बहिर्गमन कहने का मतलब ये है कि देखो अमाशय में जनरली हम किसका स्थान मानते हैं, हम मानते हैं पित्त का, और इससे ऊपर जो स्थान है कफ का मानते हैं हम, ठीक है। तो कफ और पित्त दोनों ही क्या रहेंगे, यहाँ से बाहर आ जाएंगे, यानी दोषों का बहिर्गमन। मतलब अमाशय को ऊपर ऊपर दो दोष होते हैं, कफ होता है, पित्त होता है, तो दोनों ही दोष क्या कह रहे हैं, जो अन्य के साथ ये दोष भी दोनों बॉडी से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है, ठीक। अमाशय में स्थित जो कफ और पित्त है युक्त अन्न का मुख के द्वारा बाहर आना, तो यही बात मैंने बता दी। देखो अमाशय इसकी परिभाषा क्या है कि जो भी आपका अमाशय में कंटेंट था, जो भी अन्न वगैरह था, जो भी दोष वगैरह थे, तो ये मुख के थ्रू बाहर आ रही है, उसे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर छर्दी कह रहे हैं। अब इसके निदान बताए गए हैं। भाई उल्टी होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, अगर आप खुद सोचने की कोशिश करोगे तो सबसे पहला होता है आहार। या तो आप मान लो बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो, आपने देखा होगा अगर कोई व्यक्ति बहुत खाना खा लेता है तो वो क्या करता है, उल्टी करता फिरता रहता है। या फिर वो बहुत द्रव मतलब बहुत ज़्यादा लिक्विड आइटम मान ले कि वो 1-2 गिलास की जगह वो 10 गिलास पी ले तो भी उससे उल्टी हो सकती है। या बहुत ज़्यादा स्निग्ध चीज़ें खा ले तो भी उससे उल्टी हो सकती है। अगर मैं किसी को घी पिला दूँ तो भी उसे उल्टी भी हो सकती है, या फिर डायरिया भी हो सकता है। या फिर अकाल में भोजन, अकाल मतलब कोई भोजन का काल ही नहीं है। जैसे मान लो कि अभी सुबह उठा और बिल्कुल खाना खाने लग गए तो उससे भी थोड़ा सा ऊपन सी उल्टी हो सकती है, ठीक है। या फिर जैसे गर्मी पड़ रही है दोपहर में बहुत ज़्यादा और फिर आप बहुत ज़्यादा ठूठूस का खाना खा रहे हो तो उससे भी उल्टी हो सकती है। या फिर अकाल भोजन, अति भोजन, शीघ्र भोजन मतलब बहुत जल्दी जल्दी भोजन खा रहे हो तो शीघ्र भोजन खाने से क्या हो सकता है, मान लो कि वो भोजन आपके ट्रेकिया पाइप में चला जाए तो उससे भी क्या हो सकती है, आपको यहाँ पर उल्टी हो सकती है। हृदय, ऐसा खाना खा रहे हो जो आपको हृदय को प्यारा ही नहीं है, आपको
दिल से अच्छा नहीं लग रहा है, बस खाना पड़ रहा है मजबूरी में, ठीक है, उससे भी हल्दी हो सकती है। या असात्म भोजन, मतलब जो आपके लिए साथ में नहीं है, ऐसा भोजन का आप सेवन कर रहे हो, ठीक है। और अजीर्ण के कारण, मतलब जो पहला खाना है वो पचा ही नहीं है, तो उसकी अब जब वो पचा ही नहीं है तो या तो वो उल्टी के थ्रू बाहर निकलेगा, अमाशय में रहेगा तो अगर पकवास में पहुंच जाएगा तो वो वमन के थ्रू, विरेचन के थ्रू निकलेगा। या श्रम सरय और उद्वेग के कारण, या गर्भ उत्पीड़न वात वैगुण्यन छर्दी। तो मतलब क्या होता है कि जब गर्भ में उत्पीड़न होता है, मतलब जब बच्चा 6 महीने का रहता है मोस्टली, मतलब गर्भ के उत्पीड़न की वजह से, तो मतलब जब बच्चा गर्भ के अंदर रहता है तो उस केस में आपने देखा होगा मदर को बहुत ज़्यादा उल्टी होती है, ठीक है, मतलब वो लड़की जो प्रेग्नेंट है तो उसको बहुत ज़्यादा उल्टी होती है। क्यों उल्टी होती है? क्योंकि गर्भ की वजह से वहाँ पर उत्पीड़न होता है, जिसकी वजह से जो वात है वो वैगुण्य हो जाती है। तो वात क्या कराती है, बार बार उल्टी को यहाँ पर प्रमोट करती है, ठीक है। क्योंकि जो हमारे जो अपान वायु की गति होती है वो नीचे की ओर रहती है, लेकिन वो गति किसको कर देती है, प्रतिलोम गति कर देती है, जिसकी वजह से बार बार उल्टी देखने को मिलती है। विवश दृश्य, विवश दृश्य आपने ये देखा होगा, कभी कभी ऐसी चीज़ों को देख लेना जिसकी वजह से आप डर जाओ, डरने की वजह से उल्टी हो गई। या आम दोष से, मतलब कि आम दोष बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो तो उसकी वजह से भी यहाँ पर उल्टी देखने को मिल सकती है। देन इसके बाद हम बात करते हैं संप्राप्ति की। अब संप्राप्ति में क्या है, देखो निदानों का सेवन करने से पहले एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, मोस्टली जितनी भी संप्राप्ति होती है इनमें निदानों का सेवन होगा और दोष प्रकोपित होंगे। दोष प्रकोपित होने के बाद आप यहाँ पर अग्नि को मंद करेंगे। मोस्टली केसेस में सभी के अंदर अग्नि मंद होती है, मैं पिछले लेक्चर के अंदर भी बता रहा हूँ कि अग्नि मंद हो जाती है। अग्नि मंद होने की वजह से आम दोष की उत्पत्ति होती है, और आम दोष की उत्पत्ति होने की वजह से कहीं ना कहीं स्रोतो अवरोध देखने को मिलता है। तो ये सारे चीज़ आपको कॉमन मिलेंगे। फिर से बता रहा हूँ कि निदानों का सेवन करना, निदान के सेवन करने से दोष प्रकोपित होते हैं, और दोष के प्रकोपित होने की वजह से अग्नि मंद होती है और आम उत्पत्ति होती है। तो इसके बाद जैसी कोई व्याधि होगी उसके अनुसार आप यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। जैसे अतिसार होगा तो वही मल अधिक रूप द्रव में निकलेगा, ठीक है। वमन होगा तो जो हमारा अन्न वो ऊपर की ओर से निकलेगा। तो ये सारी कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो सेम होती है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना जो मैंने अभी आपको बताई है। अब देखो यहाँ पर संप्राप्ति की बात करते हैं कि निदानों का सेवन किया, निदानों को सेवन करने से दोष प्रकोपित हुए, और यहाँ पर दोष कौन से प्रकोपित होते हैं, वात और कफ दोष प्रकोपित होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों दोषों का रोल बताता हूँ। पहले जो कफ दोष है इसका रोल देखिए। ये जो कफ दोष है वो क्या करेगा, अग्नि को मंद करेगा। भाई सेम यही तो था, निदानों का सेवन करा, दोष प्रकोपित हुई, अग्नि मंद हुई, और अग्नि मंद हुई, आम उत्पत्ति। जो मैंने 4 स्टेप आपको बताए हैं वो सभी डिजीज़ के अंदर आपको फिट बैठ जाएंगे। बस थोड़ा मोड़ा आपको इधर इधर करनी है चीज़ें, इसके बाद आप ये संप्राप्ति को आसानी से लिख सकते हो। तो फिर से देखिए, निदानों का सेवन किया, दोष प्रकोपित हुए। दोष कौन से प्रकोपित होते हैं, वात और कफ। कफ जो होता है, कफ क्या करता है, अग्नि को मंद करता है, ठीक है। कफ क्या करता है, अग्नि को मंद करेगा और आम की दोष उत्पत्ति करता है। देखो कफ का और जो आम का बिल्कुल एक ऐसा रिलेशन होता है, जहाँ जहाँ कफ होगा वहाँ वहाँ आपको आम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यानी उसने क्या करी, अग्निमंद हो गई, अग्निमंद हो गई तो क्या हो गई, आम दोष की उत्पत्ति हो गई। चारों स्टेप मिल गए ना आपको, ठीक है। यानी और ये स्टेप इसकी वजह से हुआ है कि मुख्यतः कफ के प्रकोप के कारण अग्निमांद और आम की उत्पत्ति देखने को मिली है। तो इससे क्या होगा, जो स्रोतस है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, संग देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अन्न का वायु द्वारा विमार्गमन हो जाएगा, ठीक है। तो जो अन्न है तो इसका वायु द्वारा विमार्गमन हो जाएगा, मतलब कि जब ऑब्स्ट्रक्शन हो गई तो वायु का विमार्ग हो जाएगा ना। भाई वायु क्या कर रही थी, अमाशय में जो अन्न था वो उसे पकवास में ले जा रही थी, पकवास से गुदा में, फिर हमारे बॉडी से बाहर कर रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जिसकी वजह से जो ये वायु है अब वो इस अन्न को ले ही नहीं जा पाएंगे, ठीक है, इतना। देन उसके बाद क्या होगा कि अब ये क्या करेगा, जो वात है, वात क्या करेगा, अन्वय स्रोतस की दृष्टि। यहाँ पर क्या हुआ, अन्वय स्रोतस की दृष्टि हुई तो मुख्य वात प्रकोप के कारण। तो याद रखना, देखो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर अग्निमंद और आम की उत्पत्ति हो रही थी कफ की वजह से, और यहाँ पर वात की वजह से क्या होता है, जो आपका अन्वय स्रोतस की दुष्टि हो रही है। कैसे दुष्टि हो रही है ये आपको बता चुका हूँ। देखो कफ ने क्या कर दिया, यहाँ पर स्रोत अवरोध कर दिया, और वायु को क्या करना था, अन्न को नीचे ले जाना था। लेकिन अन्न को नीचे कैसे ले जाए, जब स्रोतस में अवरोध हो गया, यानी वायु का क्या हो गया, विमार्गमन हो गया, तो अन्वय स्रोतस में क्या हो गया, यहाँ पर दुष्टि हो गई, ठीक है। तो जिसकी वजह से आमाशय में उत्क्लेश हो जाएगा, ठीक है। उत्क्लेश मतलब एक तरीके से वो बाहर निकलने के लिए बिल्कुल तत्पर हो जाएंगे, और जिसकी वजह से अब यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, आपको छर्दी देखने को मिलेगी, ठीक है। आमाशय उत्क्लेश मतलब आमाशय के अंदर जो भी कंटेंट होता है, जैसे दोष है, जैसे मान लिया आमाशय की उसके पित्त होगा और उसके ऊपर कफ होगा, तो दोनों ही क्या रहेंगे, दोष अन्न के साथ ही दोष भी बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, दोष वात कफ प्रकोपित होते हैं, लेकिन उल्टी में कौन से दोष निकलते हैं, पित्त और कफ निकलते हैं। अब दोष दूसरे और समुचन देख ले। देखो मैंने इसको इस तरह से याद करा है, दशा करके, ठीक है। 2 दी के मतलब दोष दूष्य, और 2 एस के स्रोत श्रुतजुष्टि, और 2 ए के अधिष्ठान और अग्निमंद।
ये 6 पॉइंट आपको सभी के अंदर लिखने हैं। इससे ज़्यादा भी आप पॉइंट लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर स्वभाव लिख सकते हो और इसी के अंदर साध्य असाध्य लिख सकते हो या अलग से भी लिख सकते हो, ठीक है। ये 6 पॉइंट, 5 से 6 पॉइंट्स आपको जरूर लिखने हैं। जैसे अगर देखो अभी क्या है, संप्राप्ति घटक आप अपने धुरे से नहीं लिख सकते। दोष कौन सा इन्वॉल्वमेंट है, तो आप देख रहे हो कि वात और कफ दोष इन्वॉल्वमेंट है, तो वात और कफ दोष इन्वॉल्वमेंट है। ये प्रधान है, थोड़ा बहुत पृथ्वी होता है। दूसरे कौन सा इन्वॉल्वमेंट है भाई, दूसरे क्या हुआ आपका अन्नी तो हुआ, ठीक है, आपको अन्नी तो हुआ, ठीक है, अन्न हो गया, अन्य आहार रस, ठीक है। स्रोतस, स्रोतस कौन सा, अन्न है तो अन्न के लिए अन्वय स्रोतस होगा और आपका मन वय स्रोतस होता है। कहीं ना कहीं मन भी थोड़ा दुखी होता है, तभी उल्टी का वो कारण होता है। स्रोत दृष्टि किसका होगा, स्रोत दृष्टि में क्या होगा, संग हो जाएगा, विमार्गमन हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन ही तो हो रही थी। देन उसके बाद अग्नि क्या हो रही थी, मंद हो रही थी। अधिष्ठान कहाँ पर था, अधिष्ठान कहाँ पर था, अमाशय के अंदर ही तो अन्न जो बाहर निकल रहा था तो अमाशय हो जाएगा। तो ये कोशिश क्या करो, संप्राप्ति करने के बाद आप यहाँ पर संप्राप्ति घटक अपने से लिख पाओ, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करते हैं पूर्व रूप की। तो इसके जो पूर्व रूप है वो है हल्लासो उद्गारेसु च परसेको लवणस्तु द्वेषो अनपाने च भ्रंसम वमीनम पूर्व लक्षणम, ठीक है। श्लोक बेशक याद मत करना, आप अपने दूरी से लिख सकते हो। कैसे यार, वोमिटिंग सबको हुई है और जब भी वोमिटिंग होती है तो ये आपको लक्षण खुद भी देखने को मिलेंगे। उल्टी होने से पहले क्या होता है कि सबसे पहले जो लक्षण फील होता है वो ऐसा लगता है कि मुख में बहुत ज़्यादा सलाइवेशन सा हो रहा है, बहुत ज़्यादा नमक सा आ रहा है, ठीक है, और थोड़ी जो नोजियामेटिक फीलिंग आ रही है, नोजी आ रही है, ठीक है। थोड़ी कभी कभी डकार भी देखने को मिलती है, बेल्चिंग, सॉरी डकार नहीं, नो बेल्चिंग, मतलब उद्गार को रोध हो जाता है, तो डकार वगैरह नहीं आती है, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे उत्कलेश हो जाता है, मतलब नोजिएटिक फीलिंग आती है कि अभी सब कुछ निकाल दोगे, ठीक है, और कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करेगा। वही सब लिखना है भाई। जब आपको उल्टी होती है क्या कुछ खाने पीने का मन करता है, सर नहीं करता। मुंह में पानी जाता है, इसको हम परसेक बोलते हैं, यानी सलाइवेशन बोलते हैं, सर ठीक है। मुंह में नमक सा भी आ जाता है, नमकीन सा लगता है, बिल्कुल आता है सर, ये भी हो गया, ठीक। देन उसके बाद नोजिएटिक फीलिंग आती है ना, अजीब सा लगता है ना, लगता है। क्या उस नोजिएटिक फीलिंग कुछ खा सकते हो, नहीं खा सकते हो, ठीक है। तो यही सब तो आपको लिखने हैं कि देखो हल्लासो मतलब नोजिएटिक फीलिंग आती है, उद्गारेसो रोसो मतलब जो डकार होती है उनका अवशेष मतलब वो नहीं आती है, परसे को बहुत ज़्यादा सलाइवेशन आता है, लवणस्तु बहुत ज़्यादा नमक आता है, द्वेषो अनपान कुछ खाने पीने का मन नहीं करता है, ठीक है। तो ये सारे लक्षण आते हैं, ठीक है। अब ये आप श्लोक मत लिखना, अपने दोहरे से भी लिख सकते हो। देन इसके बाद उपद्रव की बात करते हैं। तो मतलब उपद्रव कब आते हैं, देखो जब व्याधि बहुत लंबे समय तक बनी रहे तो उपद्रव आते हैं, या व्याधि को अच्छी तरह से ट्रीट ना करा जाए तो उपद्रव आते हैं। उपद्रव क्या होते हैं कि सर्दी से काश श्वास ज्वर हिक्का तृष्णा वैचत्य, वैचत्य मतलब जो मन है वो बेचैनी रहता है, रेस्टलेसनेस, हृदय रोग और तम, ये सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। देखो अब हम बात करते हैं भेद के बारे में, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने भेद बताई है वो आचार्य चरक के अनुसार बताइए, आप आचार्य सुश्रुत के अनुसार भी लिख सकते हो, उनके अनुसार भी 5 भेद है, ठीक है। लेकिन उनका एक्सप्लेनेशन नहीं करा गया है, केवल आचार्य चरक के ही भेदों का एक्सप्लेनेशन किया गया है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आचार्य चरक के यहाँ पर भेद आपको बताए हैं, ठीक है। अगर आपने आचार्य सुश्रुत के अच्छे से कर रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ उनमें आप कर सकते हो, किसी को भी लिख सकते हो। देखो अब 5 भेद होते हैं, वातज छर्दी, पित्तज छर्दी, कफज छर्दी, सन्निपात छर्दी, आगंतुक, जिसको हम दुष्ट अर्थ संयोज बोलते हैं, ठीक है। अब फिर आता है इनका निदान। देखो मैंने यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से, मैंने आपको निदान बताया, सामान्य निदान बताया। सामान्य निदान कहने का मतलब है ये इस निदान की वजह से वात सर्दी भी हो सकती है, पित्तज भी हो सकती है, कफज भी हो सकती है, तिरदोष हो सकती है, आगंतुक हो सकती है, किसी भी प्रकार की सर्दी हो सकती है। तो ये सामान्य निदान है, सभी का निदान है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ये निदान है ना वो हर एक स्पेसिफिक है कि अगर वात सर्दी हो रही तो इसका स्पेसिफिक निदान, पित्तज सर्दी हो रही तो इसका स्पेसिफिक, तो ये हो रही तो इनका स्पेसिफिक निदान। समझ रहे हो, निदान आपने देख लिया, पूर्व रूप आपने देख लिया, ठीक है। देन उसके बाद संप्राप्ति आपने देख ली। उपसय को तो मैंने पहले ही बता दिया है कि उपसय को हम कवर नहीं करते, क्योंकि निदान के अंदर ही हम उपसय को रखते हैं, ये हम पेपर 1 के अंदर अच्छे से कवर कर चुके हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा सर रूप कहाँ पर है, ठीक है, रूप यानी लक्षण कहाँ पर है। तो लक्षण हम यहाँ पर देखेंगे, अभी सभी का अलग अलग लक्षण, कि वातज का, पित्तज का, कफज का, सन्निपातन, इन सभी के हम अलग अलग लक्षण देखने वाले हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं वातज के निदानों को लिखूँ तो क्या सही रहेगा, बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि मैं आपको पहली वीडियो से ही बताता आ रहा हूँ, क्योंकि जितने भी निदान है वही वातज निदान कौन कौन से हो सकते हैं, सूखा साग खाने से, सूखा मांस खाने से, मूंगफली, मसूर की दाल, सेम फल, अरहर, मटर, ये तो हो गए हमारे वात प्रकोपक। या फिर आप चरक सूत्र स्थान 1 का श्लोक याद करो, तत्र वाला नहीं, रुक्षो शीतो लघु सूक्ष्म खर सूक्ष्म चलो नीला, तो रुक्षो शीतो लघु सूक्ष्म खरो सूक्ष्म चलो नीला, कुछ इसी प्रकार था, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है थोड़ा सा। देखो चरक सूत्र स्थान 1 का जो श्लोक था वो था रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलो विशद खर, हाँ चलो विशद खर, क्योंकि इसमें मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ अष्टांग हृदय 1 के में और इसकी चरक सूत्र स्थान 1 में, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जहाँ मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ वहाँ आपको नहीं होना है,
ठीक है, ये हो गए आहार के अंदर। फिर विहार के अंदर से आप लिख सकते हो कि अति मैथुन करने से, अति व्यायाम करने से, ठीक है, और रात्रि जागरण करने से, तैरने की वजह से, ठीक है, और धातु की क्षय करने की वजह से, वेगों को धारण करने की वजह से। फिर आप काल के अनुसार लिख सकते हो, वर्षा काल, वर्षा काल में बात ज़्यादा बढ़ जाता है, जब भोजन जीर्ण हो जाता तब ज़्यादा बढ़ जाता है, दिन के अंत में ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये सारी चीज़ें कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, फिर से आप देख लीजिए। देखो ये पूरा टेबल मैं आपको करवा चुका हूँ, ये टेबल आपको याद है तो आपको वात प्रकोप का निदान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, न पित्त प्रकोप के निदान की, न कफ प्रकोप के निदान की। वात प्रकोप का आहार निदान, व्याह निदान काल के अनुसार, और जब वो प्रकोपित हो जाते हैं तो कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, ठीक। और ये भी मैं बता चुका हूँ कि व्यय के अनुसार कौन सा दोष होता है, दिन में कौन सा होता है, रात में कौन सा होता है, अहोरात्र। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपको नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हो कि सर इनकी एक अलग से वीडियो बना दीजिए, तो मैं इनकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। वैसे तो मैं इनको पेपर फर्स्ट से समझाता आ रहा हूँ आपको, और फिर भी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो इसके लिए बनाऊंगा, जहां पर मैं आपको वात प्रकोप के आहार विहार के निदान, प्रकोपित लक्षण और किस दोष का इन्वॉल्वमेंट किस तरह से होता है, दिन में, रात में, खाने के बाद, ऋतु के अनुसार, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। पर मैं ये मान के चल रहा हूँ, ये मैं फर्स्ट प्रॉफ से पढ़ाता आ रहा हूँ, सेकंड प्रॉफ में भी आ रहा हूँ, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर निदान नहीं लिखा है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये अगर वो किसी और खुद से पढ़ते हैं या फिर कहीं से भी पढ़ते हैं तो वो निदानों को रटेंगे। अरे भाई, निदान को रटने की जरूरत नहीं है, आपने वातज निदान पढ़ तो रखे, वही तो लिखने हैं उसके अंदर। ठीक है, फिर हम देखो, अभी देखो, अब वात के लक्षण देखने को मिलेंगे यहाँ पर, पित्त के लक्षण, मतलब वात छर्दी के लक्षण, पित्त छर्दी के लक्षण, कफ छर्दी के लक्षण, सन्निपात छर्दी के और अगंतुज के। अब वातज, पित्तज, कफज, अगर आपने 80 प्रकार के नानात्मज, 40 प्रकार के अगर आपने पित्तज और 20 प्रकार के आपने कफज नानात्मज पढ़े होंगे, तो उन्हीं में से आपको यहाँ पर मोस्टली रोग लिखने होते हैं, उन्हीं में से रिलेट करके आप लिख सकते हो। मतलब जो भी लक्षण देखने को मिलेंगे वो सारे आपने पढ़ रखे होंगे। जैसे हम बात करते हैं वातज की, तो वातज की वजह से हृदय पार्श्व में पीड़ा होगी, मुख शोष हो जाएगा, काश, स्वर भेद, सिर, नाभि की पीड़ा, तीव्र वेग। ठीक है, और इसमें का फीचर क्या है इसमें वोमिटस के, मतलब वही वोमिट को देख के आप कैसे पहचान सकते हो कि वो वातज, छर्दी है, पित्तज है, कफज है, इस तरह से। जैसे पहले देखो, प्रबल उद्गार शब्द, मतलब जो उद्गार आई होगी, जो उद्गार बैल्चिंग हो रहा होगा उसको बहुत तेज साउंड वाली होगी। ठीक है, पहला 10 सैफीन, सैफीन मतलब झाग होगा इसमें। कृष्ण वर्ण काला वर्ण होगा, और जो रस कैसा होगा, कसाई रस का, मतलब उसे पूछोगे तो बताएगा कहीं ना कि कसाई रस था, या फिर वोमिट में आप देख के कसाई रस देखने को मिलेगा आपको। ठीक, टेस्ट तो नहीं करोगे, मतलब कसाई रस पूछ लोगे कि कसाई सा हो गया है। और विचिन्न तनु मतलब पतली होगी, और विचिन्न होगी ऐसे सीधा सीधा सा, इस तरह से। दूसरा, पित्तज के अंदर क्या देखने को मिलेगा भाई, पित्तज वाले लक्षण। पित्तज में क्या होता है, भ्रम होता है, मूर्छा होता है, दाह होता है, तृष्णा होता है, मुख शोष, मूर्छा, तालु, नेत्र में संताप, तमो दर्शन, भ्रम। अगर मैं कहूँ कि मैं इनको याद करूँगा, बिल्कुल भी याद नहीं करूँगा। 60 डिजीज है आपके रोग निदान पेपर 2 में। अगर आप वातज, पित्तज, कफज के लक्षण अपने आपस से नहीं लिख पा रहे हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके लिए। ठीक है, आपको बस क्या करना है, 1-2 बार पढ़ लेना है, फिर अपने दिमाग से कि वातज के अनुसार लक्षण लिखने हैं, वातज के अनुसार मुझे निदान लिखने हैं, वातज के अनुसार मुझे फीचर लिखने हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक दोस्त के कुछ फीचर होते हैं स्पेसिफिक, वो आपको पेपर 1 से पढ़ाता आ रहा हूँ मैं। ठीक है, पूरी चरक संहिता में ये चीज़ मैंने आपको बताई है। अगर आपने चरक संहिता अच्छे से करी होगी तो वहाँ पर ही मैंने चीज़ अच्छे से आपको बताई है। ठीक है, देन इसका है पित्तज, मतलब अगर किसी व्यक्ति को पित्त छर्दी होगी तो उसे देख के हम कैसे पता कर सकते हैं, वो पीत या हरित वर्ण की होगी। जो पीत और हरित वर्ण, क्या वो पित्त के लिए नहीं आता? आता है सर। क्या वातज कसाई रस के लिए नहीं आता है सर? कृष्ण वर्ण भी कहीं ना कहीं वातज के लिए आता है, अरुण वर्ण, कृष्ण वर्ण। ठीक है, तो इस तरह से। और शब्द जो आता है वो कहीं ना कहीं वात की वजह से आता है। ठीक है, देन इसके बाद हम, और भी धूम वर्ण, भाई गले में से धूम दिखने को, धुआं सा देखने को मिलेगा, तिक्त रस देखने को मिलेगा, उष्ण देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर क्या है, देखो 2 चीज़ आपने देखा, पहला कलर, दूसरा रस। यहाँ पर भी क्या था, कलर, और यहाँ पर भी कैसा था, रस। समझ रहे हो बात को? तो इनसे भी आप कहीं ना कहीं पहचान सकते हो। इसमें तिक्त रस था, इसमें कसाई रस था, इसमें पित्त और हरित कलर था, इसमें कृष्ण वर्ण था। कफज के अंदर क्या है कि इसमें जो रस है वो मधुर है, और जो कलर है वो कैसा, स्निग्ध है, सॉरी श्वेत है, कलर श्वेत है। ठीक है, और घन है, स्निग्ध है। और इसके अंदर तंद्रा, निद्रा, गौरव, प्रशेक, मुख माधुर्य, संतोष, तृप्ति, अरुचि, रोमर्श और अल्प रुजा। ठीक है, इसमें रुजा कम होगी। तो इनसे आप पहचान सकते हो कि वो कफज छर्दी है। ठीक है, पहला तो ये है कि आप लक्षण से पहचान लो। भाई अगर आप कफ के लक्षण आ रहे हो तो पेशेंट बताएगा सर मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है, थकावट सी रहती है, शरीर में भारीपन रहता है। ठीक है, बहुत सलाइवेशन सी होती है, मुख मीठा मीठा सा रहता है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता, शांत रहता है वो बिल्कुल। ठीक है, और बहुत कम पेन होता है, ऐसे नहीं उल्टी करने में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, कम ही पेन हो रहा है। लेकिन अगर वो बता रहा है सर बिल्कुल शरीर में आग जल रही है,
चक्कर आ रही है, ठीक है, और प्यास लग रही है, मुख बिल्कुल सूख गया है, तालू सूख गया, आंखों में आग लग रही है और तम हो रहा है, तो भ्रम हो रहा है, तो ये सब। अगर वो बता रहा है कि हृदय पार्श्व में पीड़ा है, देखो मुख शोष तो यहाँ पर भी है और मुख शोष यहाँ पर भी है, दोनों में सेम है, ठीक है। ऐसे देख सकते हो आप कि छोटी चीज़ अलग है। और सिर और नाभि में पीड़ा हो रही है, तीव्र वेग आ रहा है, जैसे तीव्र वेग है तो वात की वजह से ही कह रहा है तीव्र वेग आएगा, ठीक है, ऐसे। फिर आता है सन्निपातज के अंदर, इसमें तीनों दोषों के मिले जुले लक्षण लिख दो। और इसमें जो कलर है वो कैसा आएगा, नील कलर आएगा। और रस कैसा होगा, यहाँ पर लवण और अम्ल रस होगा, ठीक है। और आगंतुक के अनुसार क्या होगा, दोष के अनुसार, मतलब यहाँ पर जो फीचर मूवमेंट देखा दोष के अनुसार देखो। जैसे मैंने आगंतुक के अंदर बताया था, दुष्ट अर्थ संयोगज, मतलब आप किस प्रकार से चीज़ों का सेवन करते हैं, जैसे खाने में मक्खी आ गई, कीड़ा आ गया और आपने वो खाना खा लिया, तो उसकी वजह से जो उल्टी हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें कौन सा दोष भी इन्वॉल्वमेंट हुआ, वात हुआ, पित्त हुआ, कफ हुआ, तो उसके अनुसार यहाँ पर लक्षण देखने को मिलेंगे। और इसमें सिस्टमेटिक लक्षण में क्या देखने को मिलेगा कि मन संतप्त हो जाएगा, अन्न द्वेष होगा, अरुचि होगा, ये विशेष रूप से मिलते हैं। तो याद रखना, अन्न द्वेष और अरुचि, अगर अन्न द्वेष और अरुचि, ठीक है। वैसे भी आप समझ सकते हो ना भाई, दुष्ट असहयोगज में अन्न द्वेष और अरुचि ही देखने को आपको विशेष रूप से लक्षण देखने को मिलेंगे। इसी के साथ ही हमारे चैप्टर नंबर 2 ऑफ रोग निदान पेपर 2 का कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें।